अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर पे चल रही थी और हम कल हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बी और जी की रिकन्सिलिएशन और फिर वैल्यूएशन हमने देखी थी। बी की रिकन्सिलिएशन वैल्यूएशन पूरी हो गई थी, जी की रिकन्सिलिएशन हमने की थी, जी की वैल्यूएशन का पार्ट आप पे छोड़ा गया था। तो जनाब जी की वैल्यूएशन में कोई दिक्कत? जी के नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बने थे 250 ना, 250 यूनिट्स थे जिनको हमने वैल्यू करना था, जिनमें से 105 थे कंटामिनेटेड और 145 थे गुड यूनिट्स। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से जी? पार्ट बी की रिक्वायरमेंट को हम एक दफा देख लेते हैं दोबारा। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है जी, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ केमिकल बी एंड जी, आल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल। अच्छा, इसमें बच्चों को कुछ एम्बिग्विटी आ रही थी, स्पेशली मैं इस पर क्लैरिफाई करूं। अगर ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म हो जाती, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, मैं अगर बी की बात करूं तो बी के टोटल यूनिट थे कितने? 230 टोटल थे। हमने 95 कंटेमिनेटेड और 135 हमने गुड यूनिट्स लिए हैं। तो अगर तो सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता तो हम शायद 230 के 230 को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, लेकिन जब उसने यहाँ पे हमें इसकी बात, इन्वेंट्री की बात अलहदा की और कंटेमिनेटेड की बात अलहदा कर दी, तो शायद हमें यहाँ से लग रहा है कि एग्जामिनर ने इन्वेंट्री के दो हिस्से कर दिए हैं। जो गुड यूनिट्स हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है और जो कंटेमिनेटेड यूनिट्स हैं उनकी बात अलहदा हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक इन्वेंट्री आइटम दोनों जगह तो काउंट फॉर नहीं ना होगी कि यहाँ पे भी काउंट फॉर हो जाए और यहाँ पे भी हो जाए। तो अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो हम शायद तमाम यूनिट्स को कॉस्ट पे ले लेते, लेकिन जब उसने कहा इन्वेंट्री की कॉस्ट और कंटेमिनेटेड की वैल्यू, तो फिर हमें इनको अलग-अलग करके करना पड़ा। हमने गुड यूनिट्स यहाँ पे कर दिए, बैड यूनिट्स आगे कर दिए। जी, कोई और मसला? अच्छा जी, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, बेसिकली आगे जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सिमिलर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा पुराना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटिवली नया है, 21-22 का सवाल है, लेकिन लगता है शायद सेम लाइंस पे सवाल बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ते हैं, क्वालिटी लिमिटेड। सवाल हमेशा रिक्वायरमेंट से हम पढ़ते हैं जी। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट। Prepare all necessary journal entries to record about transaction. B. Prepare stock ledger card to determine value of inventory at the month end. अच्छा, यहाँ पे स्टोर लेजर कार्ड मेंटेन करने हैं ताकि मंथ एंड पे इन्वेंट्री का वैल्यू हमें मिल सके। स्टोर लेजर कार्ड के बारे में याद रखिएगा, स्टोर लेजर कार्ड इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। निकालनी वैल्यू है तो स्टोर लेजर कार्ड हमें मंथ एंड पे इन्वेंट्री की कॉस्ट दे देगा, एनआरबी से कंपेयर कर लेना, वैल्यू बता देगा। ठीक है, ये असूल है। तो स्टोर लेजर कार्ड इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। हमने कभी भी अगर हमारे स्टोर में कोई डैमेज यूनिट्स आ जाए तो हम स्टोर लेजर कार्ड में उसकी वैल्यू नहीं एडजस्ट कर देते। स्टोर लेजर कार्ड हमेशा कॉस्ट पे ही रहता है। इसमें हम कुछ एडिशनल एस्पेक्ट सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे स्टोर लेजर कार्ड में रिसीट्स भी आने हैं, इश्यूज भी आने हैं और बैलेंस निकलना है। और जो रिसीट्स और इश्यूज हैं वो ट्रांजेक्शन है, ऐसे ही ना, खरीदा, रिसीट किया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, इशू किया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। हमने सीखा हुआ है अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो वर्किंग प्रोसेस का डेबिट करते हैं, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करते हैं। ये छोटी सी हमने ब्रीफ सी डिस्कशन हमने की हुई है। तो बहरहाल अब उसने पहले पार्ट में कह दिया एंट्री, दूसरे पार्ट में कह दिया लेजर। एंट्री मैंने इशू किया, डेबिट किया, वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट किया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वैल्यू कहां से आएगी? लेजर कार्ड से। इसका मतलब मुझे पहले लेजर कार्ड बनाना है, फिर एंट्रीज पास करनी। ठीक है, उसने ए बी कर दिया तो ये हमें एग्जाम में ही समझ आ जानी चाहिए कि भाई
मुझे पहले स्टोर लेजर कार्ड बनाना पड़ेगा जिसमें मैं रिसीट्स और इश्यूज की वैल्यूज कैलकुलेट करके डालूंगा, फिर उन वैल्यूज की मैं एंट्री पास करूंगा। ठीक है, तो हम पहले स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे, फिर एंट्रीज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एग्जाम में हमें लिबर्टी होती है। एग्जाम में जरूरी है कि पहले हम पार्ट ए करें फिर पार्ट बी करें। हमें सिर्फ जरूरत एक चीज की है कि हर पार्ट अलहदा पेज पे होना चाहिए, हर पार्ट नए पेज पे होना चाहिए। ये दो पार्ट्स हैं, तो पार्ट ए एक पेज से शुरू होगा, पार्ट बी दूसरे पेज से शुरू होगा। पहले बेशक आप पार्ट बी कर लो, इस पे कोई कैद नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हम पहले पार्ट बी करेंगे, पार्ट ए को बाद में देखेंगे। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं। हमने प्लान इसका देख लिया, तो सवाल क्या है जी? क्वालिटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन्स। The company uses perpetual method for recording and weighted average method for valuation of inventory. Perpetual or weighted average. The following information pertains to a raw material SRM for the month of June. एक raw material की डिटेल है, उसकी कहानी है सारी। Opening inventory of SRM was 100,000 units having a value of 80 per unit. 150,000 units were purchased on 5th June at 85. 150 units were issued from store on June 6. 5,000 defective units were returned from production to the store on 12 June. 1,50,000 units were purchased on 15 June at 88.10. On June 17, 50% of defective units were disposed of as a scrap for 20 per unit because these had been damaged on account of improper handling. ये जो हमें यहाँ से डिफेक्टिव यूनिट्स आए थे ना, इसमें से वो कह रहा है आपने 50% बेच दिए 20 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी फैक्ट्री में इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से डैमेज हुए थे। हमारी स्टाफ का कसूर था, नुकसान हो गया, स्क्रैप पे बेच दिए। ऑन जून 18 द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर। बाकी जो 50% थे उनमें सप्लायर का कसूर था, वो हमने उसको वापस कर दिए फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। On June 19, 5,000 units were issued to production in replacement of the defective units which were returned. ये जो 5,000 वापस किए थे, इससे की जगह प्रोडक्शन टीम को नहीं इशू कर दिया, उनका काम तो चले ना भाई, उनको दे दिए हमने 19 जून को। On 20 June, the supplier delivered 25 units in replacement of the defective units which had been returned. ये हमने जो सप्लायर को वापस किए थे ना, ये 18 जून को, ये वापस आ गए हमें। 150,000 units were issued from store on June 21. During physical stock count carried out on 30th June, it was noted that closing inventory of SRM included 500 obsolete units having NRV of 30 per unit and 4,000 units were found short. 4,000 यूनिट मिसिंग थे, पिलफरेज चोरी हो गए थे। ठीक है जी, तो ये जनाब कहानी है और इस पर रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले स्टोर लेजर कार्ड बनाएंगे, जनरल एंट्रीज को हम बाद में देखेंगे। स्टोर लेजर कार्ड से हम फेमिलियर है और जनरल एंट्रीज की एबीसी तो मैंने आपको बताई भी है, पास आउट यहाँ पे करके देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप स्टोर लेजर कार्ड। हम करें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वालिटी का, क्वालिटी लिमिटेड। तो स्टोरेज कार्ड में आती है जी, एक कॉलम आपका होता है डेट का, फिर रिसीट्स में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, फिर इश्यूज में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, हम अक्सर किताबों में आपको इसका जो सोल्यूशन मिलेगा, जो एफको मेथड के साथ स्टोर लेजर कार्ड होता है, वो इस तरह 3 कॉलम की जगह स्टेटमेंट में भी बन जाता है। मे भी शायद आपने सीखा भी हो कहीं, तो वो ऑप्शन होती है, आप जैसे मर्जी बना लो। एफको में बल्कि स्टेटमेंट बाज का ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, लेकिन फिलहाल मैं उस फॉर्मेट को भी टच नहीं कर रहा, मैं एक ही फॉर्मेट पे चीज़ों को कैरी कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। लेकिन विद एक्सपीरियंस आप फॉर्मेट स्टेटमेंट भी एफको के लिए कन्वीनियंट समझते हुए लेके चल सकते हो। एफको में स्टेटमेंट फॉर्मेट अक्सर कन्वीनियंट, एफिशिएंट होता है।
अच्छा से मेरे जहन में एक बात आई, इससे पहले हम आगे चल पड़े और ये बात मेरे जहन से निकल जाए। एक बात बेटा, एक जनरल आपको गाइडलाइन तो खैर मिलती रहती है, मैं एक एडवाइस के साथ बात को आगे लेकर चलता हूँ कि सीए करने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है दैट इज़ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। डिसिप्लिन, मैं कई दफ़ा ये जुमला पहले भी कह चुका हूँ, नहीं कहा तो कई दफ़ा कहूँगा आपको कि डिसिप्लिन लाइफ में आप लाओगे तो सी आपका ऐसे करके हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब वक्त पे काम करने की आदत डालो और उसमें प्रायोरिटी डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ रहेगी। स्टडीज़ को टाइम पे आप करने के बाद पर्सनल लाइफ में बिल्कुल आप टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली लाइफ गुजारिए, खेल कूद कीजिए, दोस्तों को टाइम दीजिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ वक्त पे सो, वक्त पे जागो, वक्त पे खाना खाओ, वक्त पे क्लास में आओ, वक्त पे रिवीजन करो। साथ ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास एम्पल टाइम, डेली का 6-7-8 घंटे मिला करेंगे आपको पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ के साथ गुजारने के लिए। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद होता क्या है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस बच्चों से हो जाती है, कोई सुस्ती कुताही हो जाती है। सेमेस्टर भी हम स्टार्ट पे हैं, थोड़ा आगे चलेंगे एक बच्चों को कोई एहसास होगा कि यार मैंने टाइम थोड़ा ज़ाया कर दिया, मैंने ये गड़बड़ कर दी, मैंने वो गड़बड़ कर दी, और स्टूडेंट्स जहन में कुछ अपने तौर पे कुछ फैसले करने शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार मैं तो ये हो गया तो मुझसे पता नहीं पेपर होगा नहीं होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर खुद ही से अपने फ्यूचर के बारे में फैसला करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बेटा एडवाइस ये करना चाह रहा हूँ कि आपसे कोई गलती कुताही हो जाए एंड यू आर टेकिंग सम क्रिटिकल डिसीजन, डोंट टेक इट ऑन योर ओन। किसी काबिल इंसान से मशवरा कीजिए, और काबिल आपके साथ वाले बेंच पे बैठे वाला यूजुअली नहीं होता, ठीक है, या आपके हॉस्टल में साथ रहने वाला नहीं होता, ठीक है। काबिल ज़मरात अपने किसी प्रोफेशनल सीनियर से, उस्ताद से, जनरली सबसे बेहतर तो आपको मशवरा देने वाला आपका उस्ताद ही होगा, जो कि इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल अपने तजर्बे के साथ सही मशवरा देगा। तो अगर आप मशवरा करोगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती महीने और साल बचा सको सही डायरेक्शन में जाके। लेकिन अगर मशवरा नहीं करते और ख़ुद भी कोई गलत डिसीजन लेके आप उस डायरेक्शन पे चल पड़ते हो तो आपका पूरा प्रोफेशनल कैरियर बात का डिट्रैक हो जाता है। फिर बताऊं, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो आपको अक्सर आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ डिसीजन लेने की, यार अब मैं क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। तो जब भी कोई परेशानी फील हो, ऑलवेज रिवर्ट टू योर टीचर्स, उनसे मशवरा कीजिए। सीए की फील्ड में है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मशवरा कीजिए, ठीक है, और उसके मुताबिक फैसला कीजिए कि आपको कैसे चलना चाहिए। किसी एक टिपिकल सब्जेक्ट का मसला है तो सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए, जनरल मसला है तो आप किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं, लेकिन मशवरे के बाद फैसला किया करें कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मैं इसकी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें हर एग्जाम्स के बाद अक्सर ही कोई ना कोई बच्चे मिलते हैं जिनसे मिल के हमें दुख होता है। बच्चे से पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, सर मैंने तो पेपर दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? XYZ कोई वजह बच्चा बताता है। ये वजह हुई थी पेपर से 15 दिन पहले, महीना पहले, 10 दिन पहले मुझे ये एहसास हुआ था तो मैंने इस पर फैसला किया, पेपर नहीं दिया। अब उस वक्त इतना दुख होता है कि बच्चा ये 10 दिन पहले जब उसके सामने ये मसला आया था तब मिलता आके तो 2 घंटे का 4 घंटे का मसला था या 1 दिन का मसला था, 1 दिन में ये मसला हल हो जाना था। लेकिन उस बच्चे ने परवाह ही नहीं और अपनी जिंदगी के 6 महीने ज़ाया कर दिए कि जी 6 महीने बाद दे देंगे। तो बेटा जिंदगी का जो वक्त है बड़ा कीमती है, लिमिटेड टाइम में आपको मिलता है। तो जिंदगी दुनिया में गुजारने के लिए हमें लिमिटेड मिलती है, उसमें हमें ज़ाया वक्त नहीं करना। जो वक्त का हिसाब हमें दुनिया में तो खैर लेती है दुनिया, अल्लाह ताला ने भी आखिरत में हमसे लेना है कि भाई वक्त कैसे गुजारा। दुनिया भी हिसाब लेती है, अगर आप दुनिया में वक्त ज़ाया करोगे तो दुनिया भी आपको नहीं बख्शती, यहीं पे सारी मिखे निकाल देती है आपकी। लेकिन आखिरत में हिसाब भी होना है, तो इसलिए हमें ख्याल रखना है वक्त को हम ज़ाया ना किया करें। अच्छा जी, तो शुरू हमारी कहानी हो रही है कहाँ से? यहाँ से ओपनिंग इन्वेंट्री होगी तो ये 1 जून की होगी, जून की कहानी है ना। तो 1 जून की कहानी है, ओपनिंग इन्वेंट्री में है 1 लाख यूनिट्स। क्या रेट है? 80 पर यूनिट, तो ये 8 मिलियन अमाउंट होगी जी। इसके बाद 5 जून को परचेजेज आई, 5 जून को परचेजेज आई, रिसीट्स आई कितनी की जी? 1,50,000 के। किस रेट पे?
85 पे अमाउंट कितनी बनी? 1275000, ये ज्यादा जीरो हो गए, खाने छोटे बन गए हमारे यहाँ। चलो ये रिसीट्स हो गए, इसका बैलेंस अपडेट करना है जी। एफको मेथड है, एफको मेथड में मैं स्मार्ट प्रेजेंटेशन से बैलेंस अपडेट करता हूँ। जैसे मैंने कल आपके सामने किया था, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ 8 मिलियन प्लस दिस 20750 ये होगा जनाब 1 लाख जमा 1,50,000 2,50,000, रेट क्या बना 83.00। ठीक हो गया जी, ये 5 जून की कहानी क्लोज हुई। इसके बाद 3 जून 1,50,000 इशू करने हैं फ्रॉम स्टोर। 6 जून को 1,50,000 यूनिट्स इशू किए। एफको मेथड है, एवरेज 83 पे इशू होंगे। कितनी वैल्यू? 1,04,50,000। रिजल्टेंटली स्टॉक में बचे 1,83,000 के हिसाब से 8.3 मिलियन। ये 6 जून की ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी जी। सो ओपनिंग स्टॉक लिया, 5 को परचेज किया, 6 को इशू किया। नेक्स्ट 12 को डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न। डिफेक्टिव यूनिट्स कितने? 5,000। 12 जून को 5,000 डिफेक्टिव यूनिट वापस आए। 12 जून को यूनिट्स प्रोडक्शन से वापस आए। कहां रिकॉर्ड करते हैं? इश्यूज की वापसी, नेगेटिव 5,000। 83 पे गए थे, 83 पे ही वापस लिए जाएंगे। कितनी वैल्यू बनी? 41,000। अच्छा, अब ये इशू की वापसी है तो बैलेंस में इन्होंने ऐड होना है ना। अब जरा तो जैसे देखिएगा, 1 लाख थे, 5,000 ऐड हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे 1 लाख 5,000। ये 8.3 मिलियन थे, ये इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8,715,000। एवरेज रेट नहीं आ जाएगा। कितना? सेम 83 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, 83 पे रहा रेट। लीजिए जी, ये हमारी वापसी भी डल गई 12 जून की। इसके बाद नेक्स्ट 15 जून 1,50,000 यूनिट खरीदे 88.10 के हिसाब से। 15 जून को 1,50,000 यूनिट खरीदे 88.10। मल्टीप्लाई करो 132,000। जनाब ये हमने खरीदे, करेंगे यूनिट्स हो गए 1,05,000 1,50 2,55,000। वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करो 2193,000। जनाब एवरेज रेट पूरा 86,000। लीजिए जी, 15 जून की कहानी भी हमने क्लोज कर दी। 15 जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17 जून। क्या हो रहा जी? 50%। अब यहां से थोड़ा सा वेरिएशन आ रही है, जरा इसको समझिएगा, असूल देखते जाइएगा। 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज स्क्रैप फॉर 20 पर यूनिट बिकॉज दीज हैड बीन डैमेज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग। 50% मतलब इन 5,000 में से 2,500 यूनिट हमने बेच दिए 20 रुपए के हिसाब से। बिके कितने के? स्टोर वाले का से क्या ताल्लुक? स्टोर वाले का ताल्लुक है इन्वेंट्री को रिसीव करना कॉस्ट पे, इन्वेंट्री को इशू करना कॉस्ट पे। तो उसको सिर्फ ये यूनिट्स इशू कर देने हैं 2,500 कॉस्ट पे। बिके कितने के, कब बिके, नफा हुआ, नुकसान हुआ, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जाने, ये दूसरे डिपार्टमेंट काम है। स्टोर लेजर, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, स्टोर लेजर कार्ड इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। 20 यूनिट यहां से इशू होने हैं 17 तारीख को, तो जनाब वो हम रिकॉर्ड करेंगे। 20 यूनिट नहीं, सॉरी, कितने? 2500 यूनिट इशू होने हैं, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इशू करेंगे एवरेज कॉस्ट पे 2,15,000। इसको अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2,52,586 के हिसाब से। कितनी होगी है? 7,715,000।
यूनिट्स कितने के बिके स्टोर लेजर कार्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोर लेजर कार्ड में रिसीट्स भी कॉस्ट में है, इश्यूज भी कॉस्ट में है, बैलेंस भी कॉस्ट में है। आपको है या 5 को है। स्टोर लेजर कार्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, स्टोर वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिट कितने का बिकता है, उसमें कितना नफा कितना नुकसान, नफा नुकसान का रिकॉर्ड अकाउंटिंग वाले अलहदा रखेंगे। वो जब हम जर्नल एंट्री डालेंगे ना तब हम खुद रिकॉर्ड करेंगे वहां पे अकाउंटिंग करते हुए। स्टोर लेजर कार्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोर लेजर कार्ड में रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस ऑल आर ऑन कॉस्ट। तो यहां से सिर्फ 2500 यूनिट इश्यू होने हैं कि भाई ये लो जाओ बेच दो, जाके जो मर्जी करो। मेरे पास 86 रुपए के हिसाब से पड़े हुए थे, मुझसे लो, जो मर्जी करो, सेल्स टीम जाके जो मर्जी करे इसके साथ। आगे चलिए। ऑन जून 18 द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। सप्लायर को वापस जाने हैं किस तारीख को? 18 तारीख को। 18 जून को सप्लायर को वापस करेंगे। क्या करेंगे? रिसीट्स में नेगेटिव। 18 जून को 2500 की रिसीट्स में नेगेटिव। किस रेट पे? सप्लायर को वापस जाता है उस रेट पे जिस पे उससे खरीदा था। ये सप्लायर को नहीं दिया, ये हमने इशू किया बेचने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ये इशू किया इस्तेमाल करने के लिए, ये इशू किया बेचने के लिए। ये हम दे रहे हैं सप्लायर को। तो सप्लायर को जिस रेट पे खरीदा था उस रेट पे जाएगा। किस रेट पे खरीदा था? 85 पे, क्योंकि ये था ना खराब माल। ये है ना, ये खराब माल है। तो हम समझते हैं कि जब माल में खराबी आई उससे इमीडिएट पीछे जो परचेज थी, परचेज तो ये भी है लेकिन खराबी इससे पहले हो चुकी है। इसमें से माल खराब नहीं हुआ। माल यहां पे खराब 12 जून को हो चुका था, तो 12 जून के पहले जो परचेज है वो 5 जून की है, तो उसमें से खराब हुआ है। 85 की वापसी है, तो हम 85 के हिसाब से वापस करेंगे। कितना बना? 2,12,500 ये वापसी होगी। अपडेट कर लें यहाँ पे। इसमें से 2,500 निकालेंगे, ये 2,50,000 बच जाएगा। इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें। बैलेंस कितना बचा वैल्यू में? 2150 2500। और यहां से आप एवरेज रेट निकालने क्या आता है? 86.01। लीजिए जी 18 जून को सप्लायर को वापसी रिकॉर्ड होगी। सो द रूल इज सप्लायर को वापसी उस रेट पे की जाती है जिस रेट पे उस पे हमने बाय किया था। हमने 18 जून रिकॉर्ड किया। 19 जून 5000 यूनिट्स वर इश्यूड टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव। प्रोडक्शन को इशू करने हैं 19 जून को। इशू जब भी करने हैं उस वक्त के एवरेज रेट पे करने हैं। तो 19 जून को हमने 5000 यूनिट्स इशू करने हैं। 86.01 के हिसाब से कितने बने? 430050। अपडेट कर दे इसको, ये बना 245,000। 86.01 वैल्यू क्या बनी? 210,450। लीजिए जी 19 जून को हमने 5000 यूनिट्स इशू किए जो यूनिट्स खराब हुए थे उनके बदले में। जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 जून को क्या हुआ? 2500 वापस आ गए। 20 जून को ये जो 2500 दिए थे वापस आ गए, तो वापस आ गए हैं यहाँ पे 2500 सेम रेट पे 85 पे दिए थे, 85 पे लोगे। 2,12,500 यहाँ पे ऐड करेंगे 2500 इसमें, तो ये 2,47,500 हो गए। वैल्यू में ऐड करेंगे कितना हुआ? ये 212,84,950। एवरेज रेट 85.99। 20 जून को हमें जो हमने यूनिट्स वापस किए थे, रिटर्न रिप्लेसमेंट में मांगे थे, हमें रिप्लेसमेंट यूनिट्स आ गए। जिस रेट पे गए उसी रेट पे लिया। हमें रेट यहाँ पे बताएगा नहीं एग्जामिनर। 20 जून पे पहुंच गए। आगे चलिए
1,50,000 यूनिट पर इशूड फ्रॉम स्टोर ऑन 21 जून। 21 जून को 1,50,000 इशू होंगे। 21 जून को 1,50,000 यूनिट्स इशू होंगे और वो इशू होंगे 85.99 पे। वैल्यू कितनी बनी? 1285 लीजिए जी। इसके बाद अपडेट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये बने 97,500 बच गए 85.99 के हिसाब से। कितने के? 450। लीजिए जी, ये हमारी ट्रांजैक्शन 21 जून की रिकॉर्ड होगी। अब आखिरी ट्रांजैक्शन है गालिबा ना, कि दो हैं इधर, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट में दो इश्यूज लिखे हुए हैं। ये वैल्यू गलत है। 8384,025 जी जनाब। अब रहेगी हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन। आखिरी ट्रांजैक्शन में अच्छा यहाँ पे ना मैं आपके एग्जामिनर के आंसर से थोड़ा सा डिफर करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी समझ के मुताबिक आपको गाइड करूंगा, आगे फिर आपको इसी तरह कोशिश कीजिएगा, हम इसको एग्री करेंगे फिर आगे चलेंगे। हमें बताया गया है कि भाई फिजिकल काउंट किया गया। फिजिकल काउंट में पता लगा कि 500 यूनिट ऑब्सोलीट है जिनकी एनआरवी 30 है और 4,000 यूनिट्स शॉर्ट है। 500 ऑब्सोलीट, 4,000 शॉर्ट। जो तो शॉर्ट है क्या वो स्टोर में पड़े में, तो दे मस्ट बी रिकॉर्डेड एज इशू। ये चीज तो क्लियर है। जो शॉर्ट है दे मस्ट बी रिकॉर्डेड एज इशू, उनका हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स रिकॉर्ड द शॉर्ट यूनिट। 30 जून को हम पहले शॉर्ट की रिकॉर्डिंग कर लें। 4,000 यूनिट्स शॉर्ट है, इश्यूज में रिकॉर्ड करेंगे 85.99 पे हम इनको इशू कर देंगे। कितने के बने? 34,60 अपडेट कर देंगे इसको जनाब। ये 93,500 85.99 मल्टीप्लाई करें 68,80,400,65। अच्छा जी, ये तो कहानी सिंपल थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो शॉर्ट है, शॉर्ट है तो हमारे स्टोर में नहीं है, स्टोर से इशू करो, खत्म करो ताकि फिजिकल स्टॉक हमारे स्टोर के लेजर से मैच हो जाए। अब आगे बात ऑब्सोलीट की। 500 यूनिट्स ऑब्सोलीट है। एक जनरल गाइडलाइन सीख लीजिए, हम स्टोर लेजर जब मेंटेन कर रहे हैं तो उसके बहुत से जो फायदे हैं, उनमें से एक फायदा हमें यह भी होता है कि हमने कभी देखना हो ये रॉ मटेरियल हमारे पास कितना पड़ा हुआ है तो हम इसमें से देख लें, ताकि उस हिसाब से हम कस्टमर से ऑर्डर लें। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना ना, और प्रोडक्शन में अगर हमें ज्यादा मटेरियल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम एक बड़ा इसका इफेक्टिव यूज ये भी है कि हर वक्त देखना कितने यूनिट्स का रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, इससे हम कितना काम कर लेंगे। अब मुझे बताओ, अगर इनमें ऑब्सोलीट यूनिट्स पड़े हैं तो क्या वो मेरे काम के हैं? इनमें अगर ऑब्सोलीट यूनिट्स पड़े हैं तो ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी सी खराब हो गई है। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं रही, क्योंकि ये सारे यूनिट मटेरियल, ये सारे यूनिट यूजेबल नहीं है। तो अगर हमें इंस्पेक्शन में पता लगता है कि कोई इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट यूनिट्स पड़े हुए हैं, वी शुड टेक देम आउट। ये गुड यूनिट्स हैं और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई गुड यूनिट्स में ऑब्सोलीट या कंटामिनेटेड या डैमेज उनको अलहदा कर दो। तो अलहदा सिर्फ वैल्यूएशन में नहीं करते, अलहदा अकाउंट्स में भी कर देते हैं। हम स्टोर लेजर कार्ड में भी अलहदा कर देते हैं उनको। स्टोर लेजर कार्ड में अलहदा करेंगे तो ही अलहदा अलहदा कॉस्ट वर्सेस एनआरवी कर पाएंगे ना भाई। तो हम पता लगा जब 500 यूनिट ऑब्सोलीट है तो वो 500 यूनिट भी यहां से इशू कर दो, वो दूसरे लेजर कार्ड में ले जाओ। भाई ये ऑब्सोलीट यूनिट है, इनको अलहदा रख लो। हमने अपने स्टोर में ऑब्सोलीट यूनिट नहीं रखने, अपने स्टोर में हमने यूजेबल यूनिट रखने हैं। फिजिकल भी यूजेबल रहेंगे और लेजर में भी यूजेबल रहेंगे, क्योंकि फिजिकल और लेजर मैच होना है। ऑब्सोलीट यूनिट्स तो अलहदा करके तो स्क्रैप में कहीं बेचने हमने, वो तो स्क्रैप स्टोर में भिजवा दो उनको, मेन स्टोर में उनको अब नहीं रखा जाएगा। तो जब मेन स्टोर से ऑब्सोलीट यूनिट्स आपने उठा के स्क्रैप स्टोर में भेज देने हैं
तो लेजर कार्ड में भी उनको रिकॉर्ड कर लो। तो 30 जून को हम ऑब्सोलीट यूनिट्स का भी इशू रिकॉर्ड करते हैं। मजीद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 85.99 के हिसाब से 4995 और इसको अपडेट करेंगे तो ये बना 93,000 85.99 777 लीजिए जी, ये हमारा स्टोर लेजर कंप्लीट हो गया। हमारी जो रिक्वायरमेंट बी थी वी आर डन विद दैट। रिक्वायरमेंट बी क्या थी कि स्टोर लेजर कार्ड बनाइए और कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, शायद ये भी थी ना आगे बात। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द मंथ एंड। वैल्यू अभी हमने बात खत्म नहीं हुई, इसका हमें थोड़ी बात आगे लेके जानी है जी। यहाँ पे कोई सवाल? अभी जवाब हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हम इन्वेंट्री की वैल्यू पे बात करनी है। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, बेटा हाथ रेज करके सवाल पूछा गया, हमें समझ नहीं पाता है जी। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को बेटा पहली बात तो मैंने यहाँ पे जो आपको फिलहाल जो पॉइंट आउट की है कि ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इज नॉट यूजेबल। ठीक है, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री इज नॉट यूजेबल इन प्रोडक्शन। जब ऑब्सोलीट इन्वेंट्री प्रोडक्शन में यूजेबल नहीं है तो हमारा जो रॉ मटेरियल स्टोर है जो कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल होता है उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। ये स्टोर लेजर कार्ड और डेफिनेटली एक गोदाम में जो हमारा माल पड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड है, रॉ मटेरियल जिसका नंबर भी उसने कोई लिखा हुआ है। जब वो ऑब्सोलीट मटेरियल हमें मिला, हमें पता लग गया ये यूजेबल नहीं है, हमारे काम का नहीं, तो हम उसको स्टोर से निकाल देते हैं, उसको हम स्क्रैप स्टोर में भेज देंगे क्योंकि वो प्रोडक्शन में अब इस्तेमाल नहीं होना, उसने अब स्क्रैप में बिकना है, उसको स्क्रैप स्टोर में भेजेंगे। तो जब हमने स्टोर से निकाल दिया उसको तो रिकॉर्ड से भी तो निकालेंगे ना। इस रिकॉर्ड में सिर्फ वो मटेरियल आ रहा है जो प्रोडक्शन में यूज हो सकता है। ये 4000 तो वैसे ही चोरी हो गए में, ये भी अवेलेबल नहीं हमारे पास यूज के लिए, इसको भी निकाल दो। ये 500 ऑब्सोलीट हो गए हैं, ये भी प्रोडक्शन में यूजेबल नहीं है, इनको निकाल के स्टोर स्क्रैप स्टोर में भेज दिया आपने। फिजिकली भी स्क्रैप स्टोर में मूव किया, यहां से भी अपडेट कर दिया, इधर से भी निकाल दो। ये है हमारे पास यूजेबल मटेरियल जिसको हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब हमसे कहा गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ, तो भाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में हमारे पास दो हिस्से हैं इन्वेंट्री के हमारे, एक गुड और एक ऑब्सोलीट। गुड एंड ऑब्सोलीट। हमें ऑब्सोलीट की तो एनआरवी बताई गई है, हमें पता है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे लगता है। गुड की एनआरवी बताई गई है, गुड की एनआरवी हमें नहीं बताएगी, लेकिन हमें एक जनरल असूल कहीं पे हमने पढ़ा था, नॉर्मली एनआरवी इज हायर देन द कॉस्ट एक्सेप्ट व्हेन द गुड्स आर डैमेज और ऑब्सोलीट। यही पढ़ा था ना तो भाई हमें डैमेज और ऑब्सोलीट की उसने एनआरवी दे दी, गुड की नहीं बताई, तो हम अजम्पशन जो हमने पढ़ा है उसके तहत चलेंगे। गुड यूनिट्स में तो एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा ही होती है, गुड यूनिट की कॉस्ट ही कम होती है। तो हमसे उसने जब मांगा ना वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चले मैं यहां पे ले आता हूं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं गुड यूनिट्स 93,000 एट कॉस्ट वो लेता हूं 7997,070 पे, और ऑब्सोलीट यूनिट्स 500 है एट एनआरवी कितनी है 30 रुपीज के हिसाब से एट एनआरवी 30, क्योंकि इनकी कॉस्ट तो ज्यादा है ना, कॉस्ट 85.99 है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी 30। 15,000 लीजिए, ये 15,000 डालिए तो ये बन गई वैल्यू, ये है जी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। पार्ट बी हमारा ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसने सिर्फ स्टोर लेजर कार्ड नहीं मांगा, उसने कहा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ। इन्वेंट्री में हमारे गुड यूनिट्स भी हैं, ऑब्सोलीट भी हैं। गुड यूनिट्स को कॉस्ट पे लिया, ऑब्सोलीट को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे लिया,
और ये हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई। पार्ट बी कंप्लीट हुआ है हमारा। यहाँ पे पार्ट बी मैंने इधर मार्क नहीं किया था, हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट बी हैंडल किया। जी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की अमाउंट ये जाएगी ना, वैल्यू ही जाती है ना बैलेंस शीट में। सर तो डैमेज और ऑब्सोलीट दोनों जाते हैं। डैमेज और ऑब्सोलीट सॉरी वो जो गुड और डैमेज है दोनों हट जाते हैं। जी बेटा, इन्वेंट्री में हमारे पास ये यूनिट्स फिजिकल पड़े हुए हैं, ये दोनों फिजिकली हमारे पास पड़े हुए हैं। हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनकी वैल्यू क्या दिखानी है वो हमने असूल पढ़ा हुआ है। हमें अपने पास जो इन्वेंट्री स्टॉक में है उसको लेके जाना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के हिसाब से। गुड यूनिट्स में जनरली कॉस्ट ही लो होती है, हमें ये बताया गया है, तो हमने इसको कॉस्ट पे ले लिया, यहां से उठा लिया। ये गुड यूनिट्स थे, इनको कॉस्ट पे उठा लिया। ऑब्सोल्यूट यूनिट्स की कॉस्ट भी हमें पता है, ऑब्सोल्यूट की एनआरवी भी पता है, तो एनआरवी लो है, हमने उसको एनआरवी पे ले लिया, बैलेंस शीट में ले गए। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री, करंट एसेट में इन्वेंट्री की हेडिंग में ये वैल्यू हमारी नजर आएगी वहां पे। जी जी बेटा, बेटा हमारे 4000 यूनिट्स हमें फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान ही पता लगा ये मिसिंग है। उसकी इन्वेस्टिगेशन मिस क्यों हुए वो अलहदा चैप्टर है, उसका जिम्मेदार कौन है वो अलहदा कहानी है। बट ये है फैक्चुअल शीट कि वो हमारे पास अब नहीं है। बेटा जब रिकवर होगी वो बात की कहानी है, ढूंढोगे, चोर मिल जाएगा, चोर पर्चा कराओगे, पुलिस रिकवर करेगी, पुलिस रिश्वत लेगी, वो क्या करेगी वो अलहदा कहानी है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, मिसिंग। तो हमें तो जितनी इंफॉर्मेशन दी हमने उसके हिसाब से रिकॉर्ड अपडेट कर दिया ना। मिसिंग है कर दिया, वैल्यू ये ऑब्सोलीट है कर लो रिकॉर्ड, ऑब्सोलीट की वैल्यू 30 रुपए है कर लो रिकॉर्ड। तो जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी हम उससे ज्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम हिस्ट्री राइटर है ना, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे ना। अभी क्या रिकवर हो चुका है, रिकवर हो गया 4000 नहीं हुआ, जब होगा उसके साथ क्या करना है वो तब की बात है। फिलहाल गुम गया रिकॉर्ड कर लो, फिलहाल खराब हो गया रिकॉर्ड कर लो। हम जो ट्रांजैक्शन सामने आ रही हैं उनके असूल सीखते जाएं। मैंने आपको बता दिया भाई ये स्टोर लेजर कार्ड में तमाम आइटम्स कॉस्ट पे रखी जाएंगी, और स्टोर लेजर कार्ड में अगर हमें पता लग गया कोई आइटम यूजेबल नहीं उसको भी यहां से निकाल देंगे, उसको हम स्क्रैप स्टोर में ले जाएंगे, ये हमारा रॉ मटेरियल का स्टोर है। इसके पीछे समझो हॉल लगा हुआ है, इसका हॉल है, कमरा है जिसमें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। तो जो यूजेबल नहीं है उसको निकाल दो, स्टोर से भी निकालो, किताबों से भी निकाल दो। इस किताब में ये एक रॉ मटेरियल नंबर क्या, इसका नाम बताया था इसने, रॉ मटेरियल का नाम क्या है इसका, SRM। ये SRM का रिकॉर्ड है, इसके पीछे कमरा SRM का है, उसमें SRM वो पड़ा होगा जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। SRM सिर्फ वही कमरे में रखना है और वही यहाँ पे लिखा नजर आएगा। 93,000 कमरे में पड़ा हुआ है SRM, 93,000 यहाँ लिखा नजर आ रहा है। 500 खराब थे, दूसरे स्क्रैप स्टोर में भिजवा दो, वो हमने बेचना है, उधर भेज दो, पड़ा हुआ हमारे पास, हमारा एसेट है, वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा वो, लेकिन वो कॉस्ट पे नहीं एनआरवी पे आएगा, डैमेज हो गया। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हमने यही सारी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जो हमारा पार्ट ए था। तो पार्ट ए के लिए हम जरा इसके सफे के 2 हिस्से कर लेते हैं, एंट्रियां थोड़ी ज्यादा ना हो जाएं। तो डेबिट क्रेडिट, यहां पे हम डेबिट और क्रेडिट लेते हैं। ये पार्ट ए के सोल्यूशन के लिए पेज नंबर 1 हमने एक ये बना लिया, और एक पेज हम इसके साथ यहां बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट का। और अब हम इनकी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। यही जो हमने स्टोर लेजर कार्ड से चीजें बनाई हैं उनकी रिकॉर्डिंग। यह आपका डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, अच्छा जब हम दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और एक एक स्टेटमेंट की एंट्री डिस्कस करते हैं, पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आज ओपनिंग
स्टॉक, कोई एंट्री नहीं होती। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो सिर्फ लेजर में बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ट्रांजैक्शन नहीं है ये। परचेज ऑन जून 5, हम वहां से स्टेटमेंट पढ़ लें, यहां से अब ट्रांजैक्शन फॉलो कर लें, एक ही बात है। वो ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, तो हम यहां से भी हम पढ़ते जाते हैं, अगर समझ ना आई तो हम देख लेंगे। परचेज, ये परचेज है जी, इतने यूनिट्स इतने पे खरीदेंगे। अब जनरल एंट्री में तो वैल्यूज आती है ना, यूनिट्स नॉर्मली नहीं आते। तो क्या एंट्री डलती है जी परचेज की? रॉ मटेरियल डेबिट, क्रेडिटर्स या पेबल क्रेडिट। तो जनाब हमारी एंट्री डलेगी रॉ मटेरियल SRM डेबिट, और क्रेडिट होगा क्रेडिटर्स या पेबल्स, जो मर्जी कह दो। और अमाउंट है डेबिट की 12750,000 और यही अमाउंट 12750,000। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, जब भी आपसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने को कहा जाए, जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग विदाउट डिस्क्रिप्शन कभी नहीं लिखते। मतलब ये आपने जर्नल एंट्री लिखी, अब आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है। क्या डिस्क्रिप्शन? जो वहां बताई गई है, 150,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, या रॉ मटेरियल 1 यूनिट्स में ना लिखो, रॉ मटेरियल परचेज रिकॉर्डेड। ठीक है, यहां पे डिस्क्रिप्शन आप बेशक ब्रीफ लिखो, लेकिन SRM परचेज रिकॉर्डेड, ये जरूरी है। हमारी जर्नल एंट्री डिस्क्रिप्शन के बगैर पूरी नहीं होती है। अगर 2 नंबर की एंट्री है तो मे बी 0.25 या 0.5 नंबर इस डिस्क्रिप्शन के होंगे। यू विल फाइंड, हम आगे चलेंगे, हमें कहीं एक ऐसा सवाल नजर आएगा जिसमें एग्जामिनर कहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियरली उसने बता दिया नहीं चाहिए, इसका मतलब जहां उसने नहीं कहा वहां चाहिए। जहां पे उसने कह दिया नहीं चाहिए, हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये डेबिट कार्ड लिख के आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा जर्नल एंट्री दो, बात इतनी सी है, तो फिर हमें डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। ठीक है, ये ख्याल रखना है। अच्छा जी, हमने ये परचेज किया, इसके बाद हमने ये इशू किया, ट्रांजैक्शन हम लेते जाए, हमने ये परचेज रिकॉर्ड कर ली। अब हम इशू रिकॉर्ड करते हैं। इशू की एंट्री क्या होगी? डेबिट प्रोडक्शन फैक्ट्री है भाई, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, और ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्शन के वाले किया जाता है। और रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम है। ठीक है, तमाम डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा नाम है। रॉ मटेरियल इशू हुआ, डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ, कहा जाता है वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, और रॉ मटेरियल SRM क्रेडिट होगा। किस वैल्यू से? ये है जी वैल्यू 12450 12450 12450 इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अब मैं हर दफा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखूंगा नहीं, मैंने आपको बता दिया, मैं बोल दिया करूंगा, बट आपको पता होना चाहिए लिखनी है। रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, ये जनाब हमने ट्रांजैक्शन ये भी रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद क्या हुआ है? डिफेक्टिव मटेरियल वापस आए, यही ट्रांजैक्शन है ना। अगली डिफेक्टिव मटेरियल वापस आए तो यही ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। डेबिट रॉ मटेरियल SRM, क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस, वैल्यू क्या है यहां से उठा लो, 4,15,000 4,15,000। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी यही रहेगी कि डिफेक्टिव रॉ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, रिकॉर्ड होगी जी कहानी। इसके बाद क्या है? फिर परचेज है, फिर परचेज आ गई, तो परचेज की ट्रांजैक्शन डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिटर्स। तो रॉ मटेरियल SRM डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया क्रेडिटर्स। अमाउंट कितनी है हमने यहाँ ऑलरेडी की हुई है, 13,215,000 13,215,000 13,215,000। रॉ मटेरियल परचेज्ड रिकॉर्डेड। इसके बाद इशू है 2500 यूनिट्स का इशू है। ये डिफेक्टिव यूनिट वाली कहानी है नहीं, ये इशू नहीं है। ये पढ़ो जरा कहानी क्या 17 जून की।
ये डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, ये प्रोडक्शन कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। हमने यहां से यूनिट, अब जरा तवज्जो से एंट्री देखिएगा, ये नई ट्रांजैक्शन है, यू मे नॉट बी फेमिलियर विद दिस ट्रांजैक्शन। ये यूनिट्स इन्वेंट्री से निकल रहे हैं, इन्वेंट्री से निकल रहे हैं, तो इन्वेंट्री मस्ट बी क्रेडिट। इन्वेंट्री ने तो क्रेडिट होना है क्योंकि इन्वेंट्री से निकल गए, तो हमने कहा जी इन्वेंट्री ने तो क्रेडिट होना है। मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूं, क्रेडिट होना है जी रॉ मटेरियल एसआरएम ने। कितनी वैल्यू से, ये भी मुझे पता है, कितनी वैल्यू, 2,15,000, 2,15,000 है। अब ये जा कहां रहा है, सेल हो रहा है, तो सेल के बदले मुझे क्या मिल रहा है, कैश। कितना कैश, मुझे किस रेट पे बिक रहा है, 2500 इंटू 20, 50,000। अब जरा तो जैसे देखिएगा, मुझे 2,15,000 का स्टॉक मेरे पास था, जो कि मैंने स्टोर से निकाला और बेच दिया। बेच के कितने पैसे मिले, एक एसेट के बदले दूसरा एसेट मिला मुझे, यही हुआ ना। और इस दौरान मुझे क्या हो गया, लॉस। तो लॉस इज चार्ज टू पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस है, 1,65,000। लीजिए जी, ये हुई है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। डिस्पोजल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स एट अ लॉस रिकॉर्डेड। जी भाई, आपके साथी का कहना है कि क्या हमें यहाँ पे नॉर्मल सेल्स में जैसे दो एंट्रीज होती हैं, डेबिट, एक एंट्री होती है डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, और दूसरी एंट्री होती है डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट फिनिश गुड्स। क्या इसको वैसे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? तो बेटा, ये जो स्क्रैप डिफेक्टिव चीजें, स्क्रैप में चीजें हम बेचते हैं, ये हमारी सेल्स का हिस्सा नहीं होती। रेवेन्यू जब हम कहते हैं ना, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू मींस फिनिश गुड्स सोल्ड इनटू प्राइस। क्या ये फिनिश गुड्स सोल्ड इनटू प्राइस है? ये फिनिश गुड्स नहीं है। तो जब हम सेल्स बुक कर रहे हैं, प्राइमरली वो फिनिश गुड्स की सेल्स होती हैं। जो स्क्रैप सेल्स होती हैं, ये नॉर्मली आपकी अदर इनकम में या अदर कॉस्ट में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो यहाँ पे तो ये हमारा लॉस में, अदर एक्सपेंसेस में रिफ्लेक्ट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप या इस तरह की चीजें वहां पे पीएनएल में जाकर रिफ्लेक्ट होती हैं। इसको हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं करते जी। तो हमारी इन्वेंट्री भी अपडेट होगी, हमारा कैश भी अपडेट हो गया और लॉस भी बुक हो गया, हमारी ये ट्रांजैक्शन भी क्लोज हुई। इसके बाद ये क्या जी, सप्लायर को वापसी। ये हमारी ट्रांजैक्शन 18 जून की है। डिफेक्टिव यूनिट सप्लायर को वापस किए, तो सप्लायर को वापस किए क्या करेंगे, पेबल डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है जी। क्रेडिटर्स डेबिट होंगे और रॉ मटेरियल एसआरएम क्रेडिट होगा। वैल्यू वहां से उठाएंगे, 2,12,500, 2,12,500, 2,12,500। इसके बाद नेक्स्ट क्या जी, इश्यूज। ये प्रोडक्शन के इश्यूज है ना, ये 5,000 जो आए थे उसकी वापसी है। ये हम बात कर रहे हैं 19 जून को, 19 जून को प्रोडक्शन को इशू किए गए। तो प्रोडक्शन की इशू की एंट्री क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल एसआरएम क्रेडिट। तो ये हमने रिप्लेसमेंट में इशू किया, जो डिफेक्टिव यूनिट्स आए थे उनकी रिप्लेसमेंट में इशू किया। कितनी वैल्यू, 430050, 430050। हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद ये भी प्रोडक्शन का इशू है, प्रोडक्शन का इशू। अच्छा सॉरी, ये है भाई, हाँ पहले तो पीएल सीट है। ये कहां से आया, सप्लायर से वापस आया। तो ये जो एंट्री हुई थी इसको दोबारा रिवर्स किया, रॉ मटेरियल डेबिट एसआरएम और क्रेडिटर्स क्रेडिट। वैल्यू यही रहेगी, 2,12,500, 2,12,500।
अब हम ये भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, हम तमाम ट्रांजैक्शन इश्यूज रिसीट्स सारे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। अब बारी है जनाब इसकी, ये क्या है, प्रोडक्शन को इश्यूज। 21 जून को क्या हो रहा है जी, ये प्रोडक्शन को इशू है। तो प्रोडक्शन का जो इशू होते हैं क्या एंट्री डलती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, वैल्यू यहां से उठाएंगे 12898 लीजिए जी, ये भी रिकॉर्ड हो गया। हम पहुंच गए यहां तक। अब सिर्फ आगे 2 एंट्रीज रह गई हैं, एक डैमेज यूनिट्स जो हमें पता लगे, ऑब्सोल्यूट यूनिट पता लगे, और एक जो गुआच गए। ठीक है, तो 2 यूनिट हमें जब पता लगे हैं, अब इनकी हमें रिकॉर्डिंग रह गई है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। तो एनी क्वेश्चन किसी एंट्री के ऊपर, मैं फिर याद करा दूं, डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखी, लेकिन आपके लिए लिखना जरूरी है। एंट्री, जर्नल एंट्री विदाउट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होती। अच्छा जी, अब रहेगी हमारी आखिरी आइटम्स, ये 2 जनाब। हम 1 बाय 1, मैं इसके लिए मैं अब ये बोर्ड तो चूंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, मैं अरेज करने के बजाय इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ एज अ बोर्ड। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे ये एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अब हमने पहली ट्रांजैक्शन लेनी है, ये वाली पहले ये आ रही है, पहले इसको रिकॉर्ड करें। 4000 यूनिट्स गुम गए, तो यूनिट्स गुम गए, इन्वेंट्री मस्ट बी क्रेडिटेड। एग्रीड, इन्वेंट्री हैज टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये अब हमारे पास नहीं रहे। रॉ मटेरियल SRM मस्ट बी क्रेडिटेड। वैल्यू कितनी निकाली हुई जी हमने, 343,960। अब डेबिट कहाँ जाना है, डूब गए ना ये, तो फिलहाल अब नॉर्मल लॉस के चक्कर में हम नहीं पड़ते। लॉस हो गया ना, एक्सपेंस हो गया ना, प्रॉफिट लॉस को चार्ज कर दो। किस हेड में जाना है उसकी बात हम अभी नहीं करते, क्योंकि अभी हमने कॉस्ट काउंटिंग आगे चल के मजीद पढ़नी है। फिलहाल हमारे लिए खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, प्रॉफिट लॉस को एज एक्सपेंस चार्ज कर दो। डेबिट टू PNL चला गया 960। लीजिए जी, ये लॉस्ट यूनिट रिकॉर्डेड, जो यूनिट गुम गए उनको हमने रिकॉर्ड किया। जी बिल्कुल, आप यही लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं जो बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए ही बोल रहा हूँ। लॉस यूनिट्स रिकॉर्डेड, लॉस ऑफ यूनिट रिकॉर्डेड, या लॉस यूनिट फाउंड ऑन फिजिकल काउंट रिकॉर्डेड, जिस तरह मर्जी लिख लीजिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कहानी लंबी नहीं लिखनी, सिर्फ एग्जामिनर को पता लग जाए ट्रांजैक्शन क्या जो रिकॉर्ड हुई है। लॉस यूनिट्स फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल काउंट रिकॉर्डेड। अच्छा जी, इसके बाद 500 यूनिट्स का स्टॉक बचा। अच्छा जी, 500 यूनिट जो है वो रॉ मटेरियल से तो निकलना है ना, तो रॉ मटेरियल SRM से तो निकालो। कितनी, 42995। 500 यूनिट्स हैं, तो ये हमने यहां से तो निकालने हैं 42995।
और ये कॉस्ट पे ही निकलने हैं, क्योंकि स्टोर रॉ मटेरियल का लेजर कॉस्ट पे मेंटेन होता है। इसमें डेबिट भी सारी कॉस्ट होती है, क्रेडिट भी कॉस्ट होती है, इसने यहां से तो कॉस्ट पे निकलना है। अब क्या ये इन्वेंट्री हमारे पास है स्टिल? अभी हमारे पास ही है, तो इसके लिए हम फिर इसको रॉ मटेरियल से निकाला है, लेकिन हम एक ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का अकाउंट में ले जाएंगे, उसको स्क्रैप अकाउंट जो मैं कह रहा था ना, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, लेकिन वहां पे जाएगी एनआरवी पे 15,000 पे, क्योंकि इन्वेंट्री तो मेंटेन होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। अब ये इन्वेंट्री में जा रही है ना, तो इन्वेंट्री में तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के असूल पे 15,000 पे जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल पे। बिल्कुल ठीक है जी। प्रॉफिट और लॉस को चार्ज होगा कितना है? कितना जी? 995। लीजिए जी, ये हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज कंप्लीट हुई। ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें आपकी एग्जामिनर ने जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके रेफरेंस से हमारा जनरल एंट्रीज में तो मेरा ख्याल है कोई फर्क शायद नहीं है। हाँ, इसमें गलती है आखिरी एंट्री में। थोड़ा सा आपको बता दूं, यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि एग्जामिनर के सॉल्यूशन में, आईकैप के सॉल्यूशन में गलती है, आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक असूल समझ आ गया ना कि स्टोर लेजर कार्ड हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होता है, और जब स्टोर लेजर कार्ड कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का लेजर भी कॉस्ट पे मेंटेन होता है, क्योंकि ये सारी एंट्रियां जो हमने डाली है ना, ये हमने इन्वेंट्री के लेजर में डाल दिया ना। ये इन्वेंट्री का लेजर, ये इन्वेंट्री के लेजर सारी की सारी यहाँ की ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो स्टोर लेजर कार्ड में अमाउंट रिसीव हो रही है, वो यहाँ डेबिट हो रही है, जो यहाँ से निकल रही है वो यहाँ क्रेडिट हो रही है। ऐसा ही है, क्योंकि स्टोर लेजर कार्ड में हर चीज कॉस्ट पे इन आउट होती है, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल के अकाउंट में भी हर चीज कॉस्ट पे इन आउट हो रही है। ठीक है, ये बेसिक असूल याद रखना है। इसमें भी हमेशा कॉस्ट पे ही यूनिट्स इनटू कॉस्ट डेबिट, यूनिट इनटू कॉस्ट क्रेडिट, यही चलना है, और रिसीट्स इश्यूज यही चलना है, और बैलेंस भी यूनिट्स इनटू कॉस्ट ही चलना है। और यही वैल्यूज जो यहाँ हमने मेजर की हैं, उन्हीं पे डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग रॉ मटेरियल अकाउंट में हम यहाँ पे कर रहे हैं। यही वैल्यूज यूज करके सारी रिकॉर्डिंग यहाँ की गई है। अब इस असूल पे चलें, तो आइए जरा ये आईकैप के सॉल्यूशन पे। ये तो शायद राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां पे उसने ऑब्सोलीट और शॉर्टेज को रिकॉर्ड किया हुआ है। शॉर्टेज 86 इंटू 4000, शायद यहाँ पे हमने 85.99 लिया हुआ है, यही है ना मसला, इस वजह से राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ रहा है। छोड़िए उसको। तो शॉर्टेज उसने सारी की सारी खर्चे को डालो, ओवरहेड को डालो या पीएनएल को डालो, एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली एज एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, इसको छोड़ दें हम। ये ठीक है, इन्वेंट्री को ये क्रेडिट हो गया पूरा 344 पे, इसके दो हिस्से है ना, एक 344 है, एक 28 है। अब दूसरा उसने ये भी खर्चा चार्ज कर दिया, बट वेयर इज द इन्वेंट्री? इन्वेंट्री कहाँ गई? ऑब्सोलीट अभी हमने बेची तो नहीं है ना, उसको भी तो रिकॉर्ड करना है हमने। तो इसने बेसिकली उस इन्वेंट्री को इस रॉ मटेरियल अकाउंट के अंदर ही कहीं छुपा दिया। हमने क्या किया था, कॉस्ट पे पूरा निकाला 500 यूनिट्स, कॉस्ट पे पूरे 4000 यूनिट यहां से निकाल दिए हमने, पूरे यूनिट्स यहां से निकाले कॉस्ट पे। हमने कहा उसको अलहदा कहीं रखो जाके, तो एग्जामिनर ने उनको यहां पे नहीं निकाला, यहां से वो चीज इधर से भी नजर आ रही है। उसने सिर्फ 4000 यूनिट निकाले हैं, 500 यूनिट यहां से निकाले ही नहीं उसने, 5000 यूनिट्स अंदर ही पड़े रहने दिए इसने। हमने जो प्रेजेंटेशन में जो मैंने किया, दैट इज मोर लॉजिकल, दैट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली ऐसे ही करते हैं आप जो रॉ मटेरियल का अकाउंट है, इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल ही रखते हैं। ये 500 इसमें जो पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल नहीं है, ये ऑब्सोलीट है, इसको ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के अकाउंट में ले जाते हैं और यहां से कॉस्ट पे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी सी एरर्स थी जो मैंने आपको अपने सॉल्यूशन में ठीक करवा दी हैं। ठीक है,
लेकिन इसको आईकैप का सोल्यूशन में ये एरर्स अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रही हैं। यहाँ पे उसने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रिएट नहीं की। बेसिकली हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रिएट की है। लॉस हमारा पीएनएल को यही गया है, हमारा 28,000 ही गया है, हमारा 344 ही गया। लॉस पीएनएल में कोई फर्क नहीं है, बट फर्क क्या है, हमने साथ ही रॉ मटेरियल से जो ऑब्सोलीट आइटम है उसको निकाल के अलहदा अकाउंट में ले गए हैं, क्योंकि वो ऑब्सोलीट है, वो रॉ मटेरियल अब नहीं रहा, उसको रॉ मटेरियल अकाउंट में नहीं रहना चाहिए, उसको रॉ मटेरियल अकाउंट से अब निकल जाना चाहिए, ये क्योंकि ये रॉ मटेरियल का अकाउंट है, इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल रहना चाहिए। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अब आगे वीकेंड भी आ रहा है। अच्छा बाय द वे, अभी हम बात थोड़ी सी और आगे ले जाते हैं, 2 मिनट अभी हमारे पास है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा इसमें तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर स्टॉक लेजर कार्ड टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट द मंथ एंड। ये वही सवाल तो नहीं आ गया, सवाल फर्क है। ये स्प्रिंग 21 का सवाल है, वो 2010-12 को कोई सवाल था, ये स्प्रिंग 21 का सवाल है, लेकिन शायद एग्जामिनर ने उस सवाल को सामने रख के बनाया, उस सवाल को सामने रख के वैल्यूज दाएं बाएं करके बनाया गया। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट, एग्जैक्टली उसी तरह पहले पार्ट बी करेंगे, फिर पार्ट ए करेंगे। इसमें भी एंड पे देखो कितनी सिमिलरिटी है। 4500 units were identified as obsolete having net NRV of 6000 per unit, 500 units were found missing। उल्टा कर दिया, उधर 500 obsolete थे, 4000 मिसिंग थे, इधर उसने 4500 ऑब्सोलीट कर दिए, 500 मिसिंग कर दिए। ठीक है, उसने कहा ये बात है ज़्यादा ठीक लगती है तो बदल दो। तो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज यूनिट्स बदले में है। ये आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो हमारा एजेंडा क्या होगा, हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं जनाब, ठीक है जी। ये क्वेश्चन होम असाइनमेंट में आपको देने के बाद हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं आज 7 तारीख को। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 है और एक क्वेश्चन स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है। स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन इस किताब के एंड पे पास पेपर पूरा लगा हुआ है, उसमें से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे एजेंडे पे हैं, मंडे को हो, मंडे ट्यूसडे को हो। ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 हमारा इंशाल्लाह ताला ओवरहेड्स का। ठीक है, हम उस पर मूव करेंगे। टेस्ट का मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीक आपका चैप्टर 1 का टेस्ट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टेस्ट उससे अगले वीक में आएगा। देन फिर तब तक हम ओवरहेड के टेस्ट की पोजीशन में आ जाएंगे जब 2 हफ्ते को और गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।